बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं अपने घर में पश्तो बोलता हूँ, लेकिन घर से बाहर पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू बोला करता हूँ। तुम ये बताओ, तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हारी ज़ुबान क्या है? वो बोली, मैं समझ गई हूँ तुम अपनी कौमी ज़ुबान बोलना पसंद करोगे और मैं उर्दू जानती हूँ। मेरा नाम सोफिया है और मैं यहूदी हूँ। वो बेख्तियार बोला, खुदा गारत करे। वो चौंक कर बोली, क्या मतलब और क्या होगा? तुम इतना खूबसूरत दोशीज़ा है, तुम यहूदी का घर में क्यों पैदा हुआ? तुम अजीब आदमी हो। क्या मैं अपनी मर्जी से वहाँ पैदा हुई थी? वो सोचने के अंदाज में सर हिलाकर बोला, हाँ, पैदा होने वाला अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता। ये तुम्हारा माँ बाप का कसूर है। किधर है तुम्हारा माँ बाप? वो बोली, अरे तुम यहूदियों के हवाई जहाज में सफर कर रहे हो और यहूदियों के खिलाफ बोल रहे हो। बोलने से तुम्हारा यहूदी क्या करेगा? हमको हवाई जहाज का बाहर फेंक देगा। तुमको पता नहीं है, हमारा खान बाबा को पता है। क्या पता है? वो अपनी एक उंगली कनपटी पर रखते हुए इसे घुमाते हुए बोला, हमारा एक स्क्रू ढीला है। हम खान बाबा से बोलता है ढीला नहीं है। दरअसल हिंदू को और यहूदी को देखकर हमारे तन बदन में आग लग जाता है। अभी तुमको देखकर जो आग लगा है, इसके बारे में हमको शुबा है। कैसा शुबा? हम सोच रहा है अभी जो हमारा अंदर आग है वो गुस्से का आग है या तुम्हारा हुस्न का आग भड़क रहा है। तुम मालूम करके बताओ असल मामला क्या है। वो मुस्कुराकर बोली, यहूदी समझकर नफरत से देखोगे तो गुस्से की आग तुम्हारे अंदर से है। मोहब्बत से देखोगे तो तुम्हारे दिल तक मेरे हुस्न की आग पहुंच रही है। वो खुश होकर बोला, भाई तुमने तो हमारा दिल पिशावरी कर दिया। वो हैरानी से बोली, क्या कर दिया? हम पिशावर का रहने वाला है और पिशावर का रहने वाला लोग बहुत मोहब्बत करता है। दिल मोहब्बत से दौलतमंद हो जाता है तो कहता है दिल पिशावरी हो गया है। अच्छा, तो तुम पाकिस्तान जा रहे हो, अपने शहर पिशावर? नहीं, हम मुंबई जाता है। इधर हिंदू है। हम हिंदू लोग को पसंद नहीं करता मगर मजबूर है। क्या मजबूरी है? इधर जो फिल्म इंडस्ट्री है, इधर खान लोग का राज है। पहले यूसुफ खान का राज था, अब शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान का राज है। हम सोचता है हम भी इधर जाकर हुक्मरानी करेगा और बहुत बड़ा हीरो बनेगा। तुम हीरो नहीं बन सकोगे। हमसे ऐसा बात नहीं बोलो। क्यों ना बोलूं? तुम पाकिस्तानी हो और अपनी कौमी जुबान अच्छी तरह नहीं बोलते हो। देखो, मैं तुम्हारे मुकाबले में ग्रामर के मुताबिक सही जुबान बोल रही हूँ। वो जरा सोचने के बाद कायल होकर बोला, हाँ, जब हम फिल्म में काम करेगा तो वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लोग बोलेगा कि हमको बोलना नहीं आता है, मगर हमने सोच लिया है इसको जवाब देगा। तुम पहले अपना लिखा हुआ डायलॉग बताओ, हम बिल्कुल वैसे ही बोलेगा। अल्फा की डमी ने कहा, अच्छा, मैं बोल रही हूँ, तुम इसी के मुताबिक डायलॉग बोलो। हाँ, हम बोलेगा नहीं, मैं बोलूँगा। और बोलो, मैं हिंदुओं से और यहूदियों से नफरत नहीं करता। वाह, ये कैसे बोलेगा? हम तो नफरत करता है। देखो, ये एक फिल्म का डायलॉग है, तुम्हें तो ऐसा ही बोलना होगा। ओह अच्छा, ये फिल्म का डायलॉग है तो सुनो। मैं हिंदुओं से और यहूदियों से नफरत नहीं करता हूँ। मैं इंसान हूँ और इंसानों से मोहब्बत करता हूँ। फिर वो चौंक कर बोला, तुम डायलॉग का पर्दे में हमको हिंदू और यहूदी बनाना चाहता है नहीं, चाहती हूँ मगर हम तो मर्द है। चाहता है तो बोलो चाहता हूँ। हीरो बनना चाहते हो तो मुंबई पहुँचने तक मुझसे अच्छी तरह उर्दू बोलना सीख लो। तुम अपनी जात में एक हो, दो नहीं हो, इसलिए खुद को हम नहीं मैं बोलो। हाँ, सीखने से बोलना आएगा। क्या तुम भी मुंबई जा रहा है? क्या तुम भी मुंबई जा रही हो? ऐसा बोलो। वो अपनी सीट पर कसमसाकर जरा पहलू बदल कर बोला, क्या तुम मुंबई जा रही हो? हाँ, शादी करने जा रही हूँ। ओह, ये तो अच्छी बात नहीं है। वही एक ही बात है। चलो, ये अच्छी बात नहीं है। वो खंजीर का बच्चा कौन है? तुम हिंदुओं के मुल्क में जा रहे हो, इन्हें खंजीर तो नहीं कह सकोगे। हाँ, हम तो नहीं कहेगा। यूं बोलो, मैं नहीं कहूँगा। एक ही बात है, मैं नहीं कहूँगा। मैं जिसे शादी करने जा रही हूँ इसे भी खंजीर ना कहो, वो भी एक हिंदू है। वो घूर कर देखते हुए बोला, क्या तुम किसी हिंदू से शादी करेगा? क्या मुसीबत है? इतनी देर से जुबान सिखा रही हूँ, सही जुबान सिखा रही हूँ, तुम फिर अपने तौर पर बोलते जा रहे हो। सही तरह बोलो, क्या तुम हिंदू से शादी करोगी? मैं नहीं बोलूँगा, तुम्हें खुद जवाब देना होगा। जो मुझसे शादी करना चाहेगा इससे करूँगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो। ऐसा दिल खुश करने वाला बात बोलो, हम तुमसे शादी करेगा। तुम इसी बात को सही तरह बोलो। वो सोच में पड़ गया, फिर सोचते सोचते बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुमने मुझसे मिलने में देर कर दी। तुमसे पहले वो शादी की बात तय कर चुका है और अब मुंबई एयरपोर्ट पर मुझे लेने आएगा। हम इसको पहले मोहब्बत से समझाएगा। मेरा मतलब है पहले इसको मोहब्बत से समझाऊंगा। वो तुमसे शादी नहीं करेगा। ठीक है, इससे मोहब्बत से बात करना, दुश्मनी से बात ना करना। वो बहुत ताकतवर है। हम इससे ज्यादा, मेरा मतलब है मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ। वो टेलीपैथी जानता है, काला जादू जानता है। क्या तुम जानते हो? जानने का क्या जरूरत है?
हाँ वही के जानने की क्या जरूरत है, क्या वो जो जानता है वो हमको भी, मेरा मतलब है मुझको भी जानना होगा। वो धोती पहनता है तो क्या मुझको भी पहनना होगा? वो हंसती हुई बोली, मैं नहीं जानती तुम्हें क्या करना होगा और तुम क्या करोगे। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ, तुम मुझे चाहते हो तो मुझे हासिल कर लो, लेकिन ये कभी इसके सामने ना पूछना कि मैं तुम्हें चाहती हूँ या नहीं। मैं तो सिर्फ इसे चाहूंगी जो मुझे हासिल करेगा। ठीक है, हम मर्द का बच्चा है, मेरा मतलब है मैं मर्द का बच्चा हूँ। मैं इसे दिखा दूंगा कि तुम्हें किस तरह हासिल कर सकता हूँ। अल्पा ने दिल ही दिल में कहा, थैंक्स गॉड, एक ऐसा तो मिला जो भीमा से टकराने का हौसला कर रहा है। अगरचे ये इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, फिर भी मेरे और इसके दरमियान दीवार तो बनता रहेगा। वो बोली, देखो दलेर अफरीदी, वो कभी कभी टेलीपैथी के जरिए मेरे दिमाग में आता है। अगर इसने ये सुन लिया कि तुम इसके लिए चैलेंज बनने वाले हो तो वो यही तुम्हारे दिमाग में आकर तुम्हें दिमागी अजीतों में मुब्तला करेगा। अक्लमंदी यही है कि अभी इसे गुस्सा ना दिलाना। मुंबई पहुंचने के बाद तुम्हारे दिल में जो आए वो करते रहना। हसीन दुशीदा, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ सोफिया, हमको बुजदिली मत सिखाओ। फिर हम कह रहे हो मुझे बुजदिली ना सिखाओ। वो खंजीर का बच्चा यहाँ भी आएगा तो मैं इससे निपट लूंगा। जो चाहो करो, मेरा क्या जाता है। अगर इससे शिकस्त खाओगे तो मुझे दिल से निकालना होगा, अगर इसे शिकस्त दोगे तो मुझे हासिल कर लोगे। ये तो तुम्हारे हौसले और तकदीर की बात है। अच्छा, अब मैं आंखें बंद करके खामोश रहना चाहती हूँ, लंच के वक्त बातें करूंगी। इसकी डम्मी ने सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। अल्पा दिमागी तौर पर अपनी जगह वापस आ गई। इसने सोचा था जब डमी जहाज में सफर कर रही होगी तो वो उसके दिमाग से चली आएगी, लेकिन दलेर अफरीदी जैसा दिलचस्प जवान मिल गया था। इसने भीमा से निपटने के लिए जो प्लानिंग की थी, इस प्लानिंग में दलेर अफरीदी इसके बहुत काम आ सकता था। इसकी खातिर भीमा के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात पैदा कर सकता था। दूसरी बात, जब वो डमी के दिमाग में पहुंची तो लंच का वक्त हो चुका था। वो खाने में मसरूफ थी। इसने खंजीर के गोश्त की एक डिश ली थी। दलेर अफरीदी ने कहा था, मेरे सामने खंजीर का गोश्त ना खाओ वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अल्पा की डमी ने इसे नाराज नहीं किया। खंजीर की डिश वापस करके चिकन की डिश ले ली। इसके साथ बातें करती हुई खाने लगी। अल्पा ने डमी की बातों में मुदाखलत नहीं की, तवज्जो से इसकी बातें सुनने लगी। मालूम होने लगा कि डमी दलेर अफरीदी की शख्सियत से मुतासिर हो गई है। इसके बावजूद वो अल्पा की हैसियत से समझ रही है कि अपनी दिलचस्पी और अपनी चाहत को जाहिर नहीं करना चाहिए, वरना भीमा इसके चोर ख्यालात पड़ेगा तो पता चल जाएगा कि वो जिसे चाहता है वो एक मुसलमान दलेर अफरीदी को पसंद करने लगी है। इस तरह बात बिगड़ जाएगी। अल्पा अपनी डमी की ख्यालात पढ़कर मुतमिन हो रही थी। इसकी तरफ से ये अंदेशा नहीं था कि वो भीमा के पास पहुंचकर काम बिगाड़ देगी। वो खुद ही मुकम्मल अल्पा की हैसियत से सही फैसले कर रही थी। इन दोनों ने खाने के बाद काफी तलब की। दोनों के पास एक एक प्याली काफी आ गई। डमी को याद था कि इसे क्या करना है। इसने दलेर अफरीदी की नजरें बचाकर अपने पर से एक गोली निकाली, इसे अपनी काफी की प्याली में डाल दिया। इस गोली के असर से वो कुछ असाबी कमजोरी में मुब्तला होने वाली थी। भीमा को यकीन दिलाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। वो जहाज 1 घंटे बाद मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने वाला था। इसने काफी खत्म की तो कमजोरी का एहसास होने लगा। इसी वक्त अल्पा ने ख्याल खानी के जरिए बराह रास्त भीमा को मुखातिब किया। इससे कमजोर से लहजे में बोली, भीमा फौरन मेरे पास आओ, मैं असाबी कमजोरी महसूस कर रही हूँ, मेरे साथ कुछ हो रहा है। भीमा ने फौरन ही ख्याल खानी के जरिए इसके दिमाग में आकर पूछा, अल्पा खैरियत तो है, तुम्हें क्या हुआ है? इसकी डमी ने कमजोर सी सोच में कहा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं लंच करने तक बिल्कुल ठीक थी, काफी पीने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ रही है। मेरी समझ में आता है कि किसी दुश्मन ख्याल खानी करने वाले ने यहाँ की किसी एयर होस्टेस को आलाकार बनाकर मेरी काफी में कुछ मिला दिया है। तुम ठीक सोच रही हो, मुझे पहले ही अंदेशा था कि नीलिमा कोई चाल चलेगी और अब वो चाल चल चुकी है। भीमा ने नीलिमा को मुखातिब किया, मैं तुमसे मुखातिब हूँ नीलिमा, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। मैंने तुमसे कोई दुश्मनी नहीं की है, न किसी तरह तुम्हें नुकसान। सोनिया ने सांस रोक ली। भीमा एहतजाज कर सका और ना ही गुस्सा दिखा सका। वो दूसरी बार इसके दिमाग में गया। सोनिया ने फिर सांस रोक ली। वो अपने मामले में मसरूफ थी और अल्पा वगैरह के मामले में दिलचस्पी नहीं लेना चाहती थी। भीमा ने कहा, अल्पा असाबी कमजोरी को बर्दाश्त करो, मुंबई पहुंचने वाली हो, मैं फौरन ही किसी करीबी अस्पताल में ले जाऊंगा। वो नीलिमा कोई जवाब नहीं दे रही है। इसे इत्मीनान है कि तुम्हें कमजोर बनाकर छोड़ दिया है, जब चाहेगी तुम्हारे दिमाग में आ जाया करेगी। ये कहने के बाद भीमा अल्पा के चोर ख्यालात पढ़ना चाहता था, लेकिन इसे मौका नहीं मिला। इसी वक्त दलेर अफरीदी ने अल्पा के हाथ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारा तबीयत, मेरा मतलब है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? भीमा ने पूछा, अल्पा ये कौन है? अल्पा की डमी ने बड़ी कमजोरी से कहा, एक हम सफर है, मैं सोच के जरिए भी ज्यादा बात नहीं करना चाहती, प्लीज तुम खुद ही इसके दिमाग में जाकर मालूम कर लो। दलेर अफरीदी ये नहीं जान सकता था कि ख्याल खानी के जरिए क्या बातें हो रही हैं।
इसने फिर इसके हाथ को थपकते हुए कहा, जाने मन तबीयत ठीक नहीं है तो बोलो, मैं एयर होस्टेस को बुलाकर कोई दवा मांगता हूँ। बीमा ने गुस्से से कहा, अरे अल्पा, ये तुम्हें जाने मन कह रहा है, ये है कौन? ये कहते ही बीमा ख्यालखानी के जरिए दलेर अफरीदी के दिमाग में पहुंचा। दलेर अफरीदी ने अचानक अपने अंदर बेचैनी महसूस की, फिर दूसरे ही लम्हे इसने एक जोरदार छींक मारी। बीमा की सोच की लहरें इसके दिमाग से निकल आईं। इसने हैरानी से सोचा, मैं महाशक्तिमान हूँ और इसने सिर्फ एक छींक मारकर मुझे दिमाग से निकाल दिया है। वो फिर इसके दिमाग में गया। इसने फिर बेचैनी महसूस करते ही दूसरी बार छींक मारी। बीमा की सोच की लहरें दूसरी बार भी निकल आईं। वो बेचारा नहीं जानता था कि योगा में महारत किस तरह हासिल की जाती है, किस तरह सांस रोककर पराई सोच की लहरों को दिमाग से निकाला जाता है। इसे तो इत्फाकन ये मालूम हुआ था कि अपने अंदर बेचैनी महसूस हो तो छींक मारना चाहिए। वो ये भी नहीं जानता था कि ख्यालखानी की लहरों की वजह से इसे बेचैनी महसूस होती है। बीमा ने डमी के दिमाग में आकर कहा, अल्पा, आखिर ये कौन है? मैं इसके दिमाग में जाता हूँ तो ये योगा जानने वाले की हैसियत से सांस नहीं रोकता है, छींक मारकर मुझे दिमाग से निकाल देता है। ऐसा तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है। कमजोरी की वजह से डमी को नींद आ गई थी। वो जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन अल्पा इसके दिमाग में रहकर बीमा की बातें सुन रही थी। बीमा को मौका मिला तो वो इसके चोर ख्यालात पढ़ने लगा। अल्पा का तनवीमी अमल और जैकब रॉबिन का जादुई अमल इतना मुस्तहकम था कि इसके चोर ख्यालात वही बता रहे थे जो उसके दिमाग में नक्श कर दिए गए थे कि वो अल्पा और हर हाल में अल्पा है। वो इसके दिमाग से चला गया। आधे घंटे बाद जहाज मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर आकर रुक गया। दलेर अफरीदी ने जहाज के उतरने से पहले डमी की सीट का सेफ्टी बेल्ट बांध दिया था। फिर जहाज लैंड करने के बाद इसके बेल्ट को खोलते हुए इसे आवाज दी, सोफिया उठो, हम मुंबई पहुंच गए हैं। इसने उसे जरा सा झंझोड़ा तो वो आंखें खोलकर देखने लगी। फिर बोली, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मेरे लिए व्हील चेयर मंगवाओ। अरे वाह, व्हील चेयर की क्या जरूरत है, मैं मर्द बच्चा हूँ, तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूँ। बीमा एयरपोर्ट पहुंचा हुआ था और मुसाफिरों की आमद का इंतजार कर रहा था। जब मुसाफिर इमिग्रेशन काउंटर से गुजरकर आने लगे तो उसने देखा एक कद्दावर और सेहतमंद जवान अपने शाने से सफरी बैग लटकाए हुए था। इसके दूसरे शाने से एक लेडीज सफरी बैग लटका हुआ था और इसके दोनों बाजुओं में एक हसीन दोशीजा आंखें बंद किए आराम से चली आ रही थी। बीमा ख्यालखानी के जरिए अल्पा के दिमाग में पहुंचा तो पता चला कि वो हसीना ही अल्पा है और इसी जवान के दोनों बाजू में है। ये मालूम करते ही वो गुस्से से तिलमिला गया। इसने घूर कर जरा दूर से आने वाले दलेर अफरीदी को देखा। जब वो करीब आया तो इसने कहा, रुक जाओ। दलेर अफरीदी रुक कर बोला, क्या बात है, जल्दी बोलो, मैं अपनी जाने मन को अस्पताल ले जा रहा हूँ। ये तुम्हारी जाने मन नहीं है, मेरी है। वो बीमा को गौर से देखते हुए बोला, अच्छा तो तुम वही हिंदू हो जो मेरी जाने मन से शादी करना चाहते हो? बीमा ने पूछा, ये तुम ये कैसे जानते हो? ये जहाज में मुझे बता रही थी कि एक हिंदू से शादी करने जा रही है, मगर इसने किसी का नाम नहीं बताया था। इसने नहीं बताया था? मैं बताता हूँ, मेरा नाम बीमा दास है। तुम्हारे बताने से क्या होता है? जब ये बोलेगी कि तुम ही वो आदमी हो तो फिर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? यही कि तुम इससे शादी कर सकोगे या मैं कर सकूंगा। क्या तुम्हारी शामत आई है? क्या तुम मरना चाहते हो? मेरी तरफ से भी यही दो सवालात हैं, इन्हें याद करो और जवाब सोचते रहो, फिर अस्पताल आकर बता देना। ये कहकर वो अल्पा को दोनों बाजू में उठाए जाने लगा। इसी वक्त बीमा ने इसके दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में, इसलिए जल्जला पैदा नहीं करना चाहता कि तुम्हारे दिमाग को झटका पहुंचेगा तो ये तुम्हारे हाथों से जमीन पर गिर पड़ेगी। इसने अपने दिमाग में इसकी सोच की लहरों को सुनकर इसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर बोला, ओह अब समझा, जहाज में मेरे अंदर बेचैनी क्यों हो रही थी। तुम टेलीपैथी के जरिए मेरे दिमाग में आ रहे थे, अब भी मुझे बेचैनी हो रही है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये कहकर इसने जोर की छींक मारी। बीमा की सोच की लहरें इसके दिमाग से निकल गईं। वो इत्मीनान से पलट कर जाने लगा। बीमा हैरानी और परेशानी से इसे देखते हुए सोचने लगा, ये है क्या चीज? योगा नहीं जानता, छींके मारता है। ये नया तरीका इसने कहाँ से सीखा है? इस बार बीमा ने इसके दिमाग में जाते ही जल्जला पैदा करना चाहा, लेकिन इसने बेचैनी महसूस करते ही छींक मारी। फिर दूर से पलट कर बोला, अबे ओ दीमा, अपनी हरकत से बाज आ जा। बीमा तेजी से इसकी तरफ जाते हुए बोला, मेरा नाम दीमा नहीं बीमा है, मैं भी अस्पताल चलूंगा। चलना है तो प्यार से चल, पख्तून बच्चे से दुश्मनी करेगा तो अस्पताल भी नहीं पहुंच सकेगा। चल एक टैक्सी वाले को रोक, मैं अपनी कार लेकर आया हूँ। वो दोनों एक कार के पास आए। दलेर अफरीदी ने पिछली सीट की तरफ आकर कहा, चल दरवाजा खोल। बीमा ने गुस्से से कहा, ए खबरदार, मुझे हुक्म न देना, मैं अपनी होने वाली बीवी की बीमारी की वजह से तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अस्पताल पहुँचने के बाद तुझे देख लूंगा।
आंखें यहाँ रखता है, देखेगा अस्पताल में। पता नहीं मेरी जाने मन कैसे तुझ जैसे अंधे से शादी करने के लिए राजी हो गई थी। बीमा ने सख्ती से होंठों को भींचकर आसपास देखा। वो पब्लिक प्लेस पर अल्पा के दूसरे आशिक से उलझना नहीं चाहता था। इसने दिल पर जबर करते हुए पिछली सीट का दरवाजा खोला, फिर कहा, इसे पिछली सीट पर लिटा दो और अगली सीट पर मेरे साथ बैठो। दलेर अफरीदी ने अल्पा को पिछली सीट पर लिटाया, फिर वहीं इसके पास बैठकर बोला, भंवरा फूल पर बैठता है, तू तो गोभी का फूल है, तेरे पास नहीं बैठूंगा। बीमा गुस्से से इसके दिमाग में पहुंचा, दूसरे ही लम्हे इसके चीखते ही वापस आ गया। फिर दलेर अफरीदी ने कहा, देख मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब अगर मेरे दिमाग में आएगा। बीमा ने कार के अंदर आकर कहा, मुझे धमकी क्या देता है? क्या मुझे कमजोर समझता है? देख मेरा बदन देख, मेरे हाथ पांव देख, मैं फुलाद हूँ फुलाद। दलेर अफरीदी अपना एक हाथ बढ़ाकर बोला, ले पंजा लड़ा और मेरी उंगलियां तोड़ दे। कार के अंदर इनकी दुश्मनी, इनका झगड़ा देखने वाला कोई नहीं था। बीमा ने फौरन ही इसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाई, फिर दोनों एक दूसरे से पंजा लड़ाने लगे। इस वक्त पता चला कि दोनों ही फौलाद हैं, एक दूसरे से टकरा सकते हैं लेकिन एक दूसरे को तोड़ नहीं सकते। वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ जोर लगा रहे थे। दोनों की उंगलियां आहनी सलाखों की तरह एक दूसरे से उलझी हुई थी और कोई किसी की उंगली मोड़ नहीं पा रहा था। फिर दलेर अफरीदी ने अपने सर से एक जोर की टक्कर इसके सर पर मारी। बीमा ने जवाबन इसके सर पर टक्कर मारी। फिर दोनों के पंजों की तरह दोनों के सर भी एक दूसरे से टकराने लगे। दोनों की पेशानियां लहू लुहान होने लगी। वो एक दूसरे से टकराते टकराते मर सकते थे लेकिन हार नहीं मान सकते थे। लेकिन अचानक ही बीमा को ख्याल आया कि वो बुरी तरह जख्मी होने के बायस अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकेगा। ऐसे में नीलमा इसके अंदर आएगी तो इसके दिमाग में जल्जले के झटके पहुंचाते पहुंचाते इसे अदमुआ कर देगी। फिर वो ख्याल खानी के काबिल नहीं रहेगा और नीलमा इसे तनवीमी अमल के जरिए अपना मामूल और महकूम बना लेगी। ये ख्याल आते ही बीमा ने कहा, रुक जा, ये कोई मुकाबला करने की जगह नहीं है। अगर हमें पुलिस वालों ने देख लिया या दूसरे लोगों ने देखकर पुलिस वालों को इतला दी तो मैं अपनी होने वाली बीवी को अस्पताल तक नहीं पहुंचा सकूंगा। वो गुस्से से बोला, ये तेरी बीवी नहीं है, मेरी जानेमन है। इसने इसके पंजे से उंगलियां छुड़ाते हुए कहा, बकवास मत कर, ये हम में से किसकी है? होश में आने के बाद अपना फैसला सुना देगी। पहले इसे अस्पताल तो पहुंचा। जब तू गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचाएगा तब ही इलाज हो सकेगा। बीमा ने इसे घूर कर देखा, फिर स्टीयरिंग सीट पर सीधी तरह बैठकर इसने कार स्टार्ट की। इसे ड्राइव करता हुआ अस्पताल की तरफ जाने लगा। दलेर अफरीदी ने अपना एक रुमाल इसकी तरफ फेंकते हुए कहा, ये ले लहू पूंछ ले, वरना अस्पताल वाले तुझे भी जख्मी समझकर बिस्तर पर लिटा देंगे। वो अपने सफरी बैग से एक और कपड़ा निकालकर अपनी पेशानी से लहू पूंछने लगा। बीमा कार ड्राइव कर रहा था, दूसरे हाथ से अपनी पेशानी और चेहरे से लहू पूंछ रहा था और अकबनुमा आईने में पीछे बैठे हुए अजीबोगरीब दुश्मन को देखकर सोच रहा था, क्या मुसीबत गले पड़ गई है? इसने तो मुझे थका मारा है। मैं इससे कमजोर नहीं हूँ। वक्त आने पर टेलीपैथी और काले जादू से इसे मिट्टी में मिला दूंगा। अभी हालात इजाजत नहीं दे रहे हैं। मैं चलते फिरते काला जादू नहीं कर सकता। टेलीपैथी के जरिए नुकसान पहुंचाना चाहता हूं तो ये छींके मारने लगता है। अस्पताल पहुंचकर मुकाबला करना चाहूंगा तो कानून इसकी इजाजत नहीं देगा। ख्वामख्वा पुलिस केस में उलझना होगा। बीमा टेलीपैथी जानता था, महाशक्तिमान था। इत्मीनान से आत्मशक्ति का अमल करने का मौका मिलता तो दलेर अफरीदी के जिस्म से रूह निकालकर इसके जिस्म में दाखिल हो सकता था या इसे मुर्दा बनाकर छोड़ सकता था। अगर ऐसा ना करता तो अपने जादुई अमल से दूसरी तरह नुकसान पहुंचा सकता था, इसे अपाहिज बना सकता था। वो अपनी कितनी ही सलाहियतों से इसे कितने ही अजाबों में मुब्तला कर सकता था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। वो दुनिया जहान की कुव्वतें समेट कर शहज़ोर बन सकता था, सारी दुनिया से लड़ सकता था, मगर किसी के मेहरबान मुकद्दर से कभी नहीं लड़ सकता था। ये अच्छी बात थी कि सलमा और रमजी एक दूसरे की तरफ माइल हो रहे थे। सलमा की इससे शादी हो जाती तो वो इसके साथ थाईलैंड छोड़कर हमेशा के लिए काहिरा चले जाते, लेकिन सलाम की हलाकत के बायस फौरी तौर पर शादी की तकरीब मुनक्किद करना कुछ मयूब लग रहा था। इसलिए ये तय पाया था कि सलाम के 40वें के बाद शादी होगी। सोनिया ने कलाम को समझाया, ब्रदर आप निकाह तो सलाम के 40वें के बाद ही रमजी से पढ़ाएं, लेकिन थाईलैंड को फौरी तौर पर छोड़कर काहिरा चले जाएं। कलाम ने कहा, जब तक बेटी का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा रमजी से हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, फिर हम इसके साथ कैसे जा सकते हैं? ये सोचकर अजीब सा लगता है कि जो हमारा होने वाला दामाद है हम इसके पास जाकर अभी से रहेंगे। सोनिया ने कहा, आप अपनी दोनों बेटियों को लेकर रमजी के साथ जाएं, लेकिन इसके साथ रिहाइश इख्तियार ना करें। रमजी का दूसरा बंगला भी है, वहाँ आप क्याम कर सकते हैं। जब 40 दिनों के बाद या 2-4 माह बाद भी आप बेटी की शादी इससे करेंगे तो बेटी को अपने इस बंगले से रुखसत करेंगे। वो बंगला मुस्तकिल आपकी और राबिया की रिहाइश के लिए मखसूस रहेगा। वहाँ आपके अखराजात के लिए मुस्तकिल आमदनी का बंदोबस्त भी कर दिया जाएगा। रमजी ने कलाम से कहा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, जब तक सलमा से मेरी शादी नहीं होगी मैं आपका दामाद नहीं कहलाऊंगा। इस वक्त तक आप मुझे अपना बेटा समझ सकते हैं।
प्लीज बेटा समझ कर ही मेरे साथ काहिरा चलें। बहरहाल ये मामला तय हो गए। पारस और पुरस ने इनके लिए पासपोर्ट और वीजा वगैरह सब तैयार कर रखा था। वो दूसरे ही दिन की फ्लाइट से रमजी के साथ रवाना हो गए। सोनिया ने ख्यालखानी के जरिए जनाब अब्दुल्ला वास्ती से कहा, मोहतरम वास्ती साहब, अब आप मुतमिन हो जाएं। आपके ब्रदर कलाम अपनी दोनों बेटियों सलमा और राबिया के साथ काहिरा पहुंच रहे हैं। वहां इनकी रिहाइश का इंतजाम हो चुका है। अगर आप अपने ब्रदर से मुलाकात करना चाहें, इनके पास काहिरा जा सकते हैं। जनाब अब्दुल्ला वास्ती ने कहा, मैं जल्द ही अपने भाई और भतीजियों से मिलने जाऊंगा और सलाम की हलाकत के सिलसिले में इन्हें सब्र की तलकीन करूंगा। सोनिया ने कहा, आप समझ रहे हैं कि मैंने आपको इनके साथ मुलाकात के लिए काहिरा जाने के लिए क्यों कहा है। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। अभी इस बात को राज में रखा जाएगा कि मैं कलाम का सगा भाई हूँ और मेरा ताल्लुक बाबा साहब के इदारे से है। ये बात राज में रहेगी तो अमेरिका को कभी ये मालूम नहीं होगा कि तुम थाईलैंड में मुसलमान खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मसरूफ हो। तेजपाल के तीनों टेलीपैथी जानने वाले अब बराह रास्त नीलमा वगैरह से राब्ते नहीं करते थे। वो ख्यालखानी के जरिए थाईलैंड में किसी को अलाकार बनाकर लबो लहजा बदल कर नीलमा से गुफ्तगू किया करते थे। तेजपाल के एक टेलीपैथी जानने वाले माइक मोरू ने अपने एक आलाकार के जरिए सोनिया को मुखातिब किया, फिर कहा, नीलमा देवी, आपकी मर्जी के मुताबिक एक मुसलमान खानदान थाईलैंड से जा चुका है। अब हमें हमारा बेजोन वापस मिल जाना चाहिए।